25.1 परिचय। असमानता का विचार कई सामाजिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा का मुख्य तत्व है, जिसका अनुभवी और उभरते समाजशास्त्रियों दोनों द्वारा बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। उन्होंने विभिन्न लेखों, मोनोग्राफ और पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से इस विषय पर गहराई से विचार किया है। व्यापक अर्थ में असमानता मात्रा, आकार, डिग्री, मूल्य या स्थिति में असंतुलन को संदर्भित करती है, जो अक्सर चुनौती का सामना करने की क्षमता या संसाधनों में अंतर का संकेत देती है। सामाजिक असमानता आम तौर पर जाति, वर्ग, लिंग और शक्ति की गतिशीलता में प्रकट होती है। रिश्तेदारी पर आधारित सरल समाजों में उम्र, लिंग और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर स्थिति भेद में स्तरीकरण स्पष्ट होता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समुदायों में देखा गया है। सहलिंस 1969 देखें। यह इकाई अंतर और असमानता की परस्पर जुड़ी अवधारणाओं की गहन जांच करेगी। प्राथमिक ध्यान यह समझने पर है कि व्यक्तियों के बीच मतभेद कैसे असमानताओं में विकसित होते हैं। अंतर और असमानता के बीच अंतर के लिए शुरुआती बिंदु स्थापित करने के बाद हम दो व्यापक प्रकार की असमानता का पता लगाएंगे: प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता। इसके बाद हम सामाजिक असमानता को समझने के लिए प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। 25.2 अंतर और असमानता को समझना। समाज में लोगों को कुछ मानदंडों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है, एक अवधारणा जिसे सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है। इस विभाजन का अर्थ यह नहीं है कि एक समूह दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है, यह बस लोगों के बीच मतभेदों को स्वीकार करता है। असमान स्थितियों या पुरस्कारों के अभाव में इन श्रेणियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह सामाजिक श्रेणियों में अंतर का विचार है। हालांकि जब असमान स्थितियां और पुरस्कार कुछ परिभाषित कारकों के आधार पर इन श्रेणियों से जुड़े होते हैं, तो वे असमान हो जाते हैं। गुप्ता 2004 के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण में अंतर और असमानता दोनों अवधारणाएं शामिल है। बॉक्स 25.1 सामाजिक स्तरीकरण, अंतर और असमानता। यदि हम शक्ति या धन के बजाय मतभेदों के आधार पर स्तरीकरण के रूपों पर विचार करते हैं, तो भूवैज्ञानिक मॉडल अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है। उदाहरण के लिए, भाषाई अंतरों को पदानुक्रम से क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता है, और पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर स्वाभाविक रूप से असमान नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से सामाजिक पूर्वाग्रह अक्सर इन मतभेदों को क्रमबद्ध कर देते हैं। पूर्वाग्रह उभरता है, पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ करार दिया जाता है, कुछ भाषाई समूहों को कम सभ्य करार दिया जाता है, और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। यह सब इसलिए क्योंकि बहुत से लोग मतभेदों को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। सामाजिक स्तरीकरण के समाजशास्त्र में पदानुक्रम और अंतर के बीच अंतर करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि पदानुक्रम और अंतर अलग अलग रह सकें, तो स्तरीकरण के विशेष अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि केवल पदानुक्रम ही रुचिकर है, तो सामाजिक असमानता हमारे अध्ययन के लिए पर्याप्त होगी। दूसरी ओर, यदि केवल अंतर मायने रखता है, तो सामाजिक भेदभाव उचित होगा। हालांकि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानता या सामाजिक भेदभाव का पर्याय नहीं है। गुप्ता 2004 120-121। बेतेल 1969 का सुझाव है कि सामाजिक असमानता के दो पहलू हैं। पहला वितरणात्मक है, जिसमें आबादी के बीच वितरित आय, धन, व्यवसाय, शिक्षा, शक्ति और कौशल जैसे कारक शामिल होते हैं, जो पारस्परिक बातचीत का आधार बनाते हैं। दूसरा संबंधपरक है, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि विभिन्न कारकों वाले व्यक्ति समूहों और श्रेणियों के भीतर कैसे संबंधित है। समाजशास्त्री धन और आय की असमानताओं, असमान प्रतिष्ठा या सम्मान और शक्ति वितरण में
असंतुलन से उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानता के रूपों का अध्ययन करते हैं। समाज में धन और सम्मान के असमान वितरण के व्यापक परिणाम होते हैं। धन में अंतर अलग अलग स्तरों का निर्माण करता है, जिससे अलग अलग सामाजिक इकाइयां बनती हैं। सामाजिक विभाजन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामाजिक एकजुटता और आम सहमति को कम करता है। असमान कमाई के परिणामस्वरूप मानदंडों और कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं, जिससे अपराध जैसे विकृत व्यवहार में वृद्धि हो सकती है। असमान संपत्ति वाला वर्ग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जीवन अवसरों को लेकर संघर्ष में संलग्न हो सकता है। बहुत कम आय और सम्मान मानसिक विकार, शारीरिक बीमारी, अपराध और दुर्घटनाओं जैसी विकृतियों को जन्म दे सकता है। धनी व्यक्ति अपने लाभों का उपयोग अपने बच्चों के लिए विशेष अवसर प्रदान करने के लिए कर सकते हैं, जिससे अवसर की समानता प्रभावित होगी। पीढ़ियों से प्रसारित असमान लाभ सामाजिक विभाजन को कठोर कर सकते हैं। प्रतिबंधित गतिशीलता समाज में प्रतिभा की खोज को सीमित करती है। कम आय कम पुरस्कृत व्यक्तियों को उपयुक्त कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने से रोक सकती है। ट्यूमिन 1985, 158 से 159। कल्याणकारी राज्य छोटी आय की पूर्ति के लिए हस्तक्षेप करते हैं, जो बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करती। दैनिक जीवन में धन, शक्ति और लिंग के आधार पर असमानता देखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की तुलना आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आधार पर की जाती है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि यह शब्दावली अब विकसित और विकासशील देशों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है। विकसित देशों में औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्थाएं, उच्च जीवन स्तर, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा है। विकासशील देश देर से औद्योगिकरण के कारण विकसित देशों के मानकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। मानव विकास सूचकांक किसी देश के विकास को जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल विकास उत्पाद जैसे संकेतकों के आधार पर मापता है, जो उन्हें रैंकिंग का आधार बनाता है। विश्व स्तर पर देशों के बीच आर्थिक असमानता के विचार को निर्भरता सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे 1950 के दशक के अंत में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के निदेशक प्रीबिश के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था। प्रीबिश और उनके सहयोगी इस तथ्य से चिंतित थे कि औद्योगिक देशों में आर्थिक विकास से गरीब देशों में समान प्रगति नहीं हुई। इसके बजाय यह बाद में अक्सर आर्थिक समस्याएं पैदा करता था। निर्भरता सिद्धांत का उद्देश्य गरीब देशों में लगातार गरीबी को स्पष्ट करना था, इसकी जांच करके कि राष्ट्रों ने कैसे बातचीत की और सुझाव दिया कि असमानता उन बातचीत का एक बुनियादी हिस्सा थी। फेरारो 1996 देखें। सरल शब्दों में, निर्भरता सिद्धांत का मानना है कि दुनिया के देशों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है, अमीर मूल राष्ट्र और गरीब परिधीय राष्ट्र। कोर राष्ट्र परिधीय देशों से संसाधन और कच्चे माल प्राप्त करते हैं, उन्हें संसाधित करते हैं और फिर तैयार उत्पादों को परिधीय देशों को लौटाते हैं। जबकि गरीब राष्ट्र प्राकृतिक संसाधन, सस्ता श्रम और उच्च कीमतों पर तैयार उत्पादों के लिए एक निश्चित बाजार प्रदान करते हैं, अमीर राष्ट्र उन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। मुख्य राष्ट्र अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए परिधीय राष्ट्रों से इनपुट पर भरोसा करते हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए प्रमुख राष्ट्र विभिन्न आर्थिक और मानव संसाधन विकास नीतियों के माध्यम से इस असमानता को कायम रखते हैं। परिधीय देशों के प्रतिरोध को अक्सर आर्थिक प्रतिबंधों, सख्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य नीतियों और कभी-कभी सैन्य आक्रमण का भी सामना करना पड़ता है। 25.3 प्राकृतिक और सामाजिक असमानता। समाज में असमानता कैसे और क्यों मौजूद है, इसे समझने में रुचि रूसो के समय से ही है। उनके अनुसार समानता तब मौजूद थी जब लोग जीवन के सरल तरीके से संतुष्ट थे, जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनते थे,
खुद को पंखों और सीपियों से सजाते थे और उन गतिविधियों में संलग्न होते थे जो व्यक्तिगत रूप से की जा सकती थी। हालांकि जैसे ही लोगों को दूसरों की मदद की जरूरत पड़ने लगी और उन्होंने प्रावधान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, काम की जरूरत पैदा हुई और रिश्तों में समानता गायब हो गई। रूसो 1754 ने असमानता को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया। प्राकृतिक या शारीरिक असमानता, जिसमें उम्र, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमताओं में अंतर शामिल है, और नैतिक या राजनीतिक असमानता, स्थापित या अधिकृत विशेषाधिकारों में अंतर का जिक्र है। लोगों की सहमति से, जैसे शक्ति और सम्मान से। टोकेविल 1956 ने प्रकृति द्वारा थोपी गई असमानता को दूर करने की कठिनाई को स्वीकार किया और समानता को एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में बरकरार रखा। उन्होंने कुलीन समाज, जो संपदा या जातियों के कठोर पदानुक्रम की विशेषता है, और लोकतांत्रिक समाज, जो विभिन्न वर्गों में व्यक्तियों की गतिशीलता की विशेषता है, के बीच अंतर किया। 19वीं सदी से पहले यूरोप मुख्यतः कुलीन था, जबकि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अमेरिका लोकतांत्रिक था। टोकेविले की कुलीन और लोकतांत्रिक समाजों की तुलना राजनीतिक संगठन से आगे बढ़कर सामाजिक भेद, धार्मिक अनुभव और सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं तक फैली हुई है। स्वयं कुलीन समाज का हिस्सा होने के बावजूद टोकेविले जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त समानता के सिद्धांत से प्रभावित थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अंततः यूरोप और शेष विश्व समानता के प्रभाव में होंगे। यह स्वीकार करते हुए कि पश्चिमी सभ्यता सिद्धांत रूप में समानता को मान्यता देती है, उन्होंने यह भी कहा कि इसकी संस्थाएं पदानुक्रमित थी। बाद में बेतेल ने टोकेविले की धारणा पर विस्तार किया कि सभी प्रणालियां एक मिश्रण हैं और वास्तविक स्थितियों में कोई शुद्ध पदानुक्रम या समानता नहीं है। इसके बजाय असंगत और हमेशा बदलती ताकतों के बीच एक गतिशील संतुलन है। मैकफरलेन 1999, 288। बेतेल ने एक हार्मोनिक प्रणाली का विचार पेश किया, जहां समाज को सुव्यवस्थित क्रम के साथ पदानुक्रमित समूहों में विभाजित किया गया है, और असंगत प्रणाली, जहां समूहों की व्यवस्था चीजों की प्राकृतिक योजना के साथ संरेखित नहीं होती है, जिससे अस्तित्वगत और मानक आदेशों के बीच बेमेल हो जाता है। उन्होंने असंगत प्रणालियों की व्याख्या उन प्रणालियों के रूप में की जो एक आदर्श के रूप में समानता की वकालत करती है, लेकिन असमानता का अभ्यास करती है। बेतेल ने इस विरोधाभास को अपने शब्दों 1977 में व्यक्त करते हुए कहा, आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हर जगह लोग समानता के सिद्धांत का पालन करते हैं, फिर भी उन्हें अपने और दूसरों के जीवन में असमानता का सामना करना पड़ता है। जितना मजबूत होगा समानता की विचारधारा के प्रति लगाव, वास्तविकता जितनी अधिक दमनकारी हो जाती है। क्षमताओं और क्षमता में अंतर के आधार पर प्राकृतिक असमानता अक्सर देखी जाती है, जो व्यक्तियों को असमान अवसर प्रदान करती है। बेतेल 1938 ने कहा, मानव योजना में संस्कृतियों की विविधता का मूल्यांकन करने वाले एक मानवविज्ञानी के लिए प्राकृतिक असमानता का विचार स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट लगता है, यदि विरोधाभास नहीं है। प्रकृति केवल मतभेद या संभावित अंतर प्रस्तुत करती है। मानव मतभेद केवल तभी असमानता बन जाते हैं, प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चयन, चिह्नित और मूल्यांकन किया जाता है। एक सामाजिक संदर्भ में असमानताएं विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सांस्कृतिक रूप से निर्मित की जाती है, प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं होती है। 2 बच्चों पर विचार करें, एक जन्मजात अंधा और दूसरा सामान्य दृष्टि वाला। उनके पास अलग अलग क्षमताएं हैं, जो इस बात को प्रभावित करती हैं कि वे एक ही कार्य कैसे करते हैं। उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना कोई असमानता नहीं देखी जा सकती। हम कहते हैं कि वे स्वाभाविक रूप से भिन्न रूप से संपन्न हैं।
जब हम उनके प्रदर्शन का आकलन करते हैं तो प्राकृतिक असमानता उत्पन्न होती है और यह सामाजिक असमानता अवसरों, संसाधनों, विशेषाधिकारों और भेदभावों को आकार देने का आधार बन जाती है। श्रम विभाजन द्वारा चित्रित सामाजिक असमानता में स्थिति और शक्ति में अंतर शामिल है। सरल शब्दों में श्रम का विभाजन सामाजिक भेदभाव से मेल खाता है, जहां कुछ पदों का सम्मान किया जाता है जबकि अन्य में अधीनता शामिल होती है। 25.4 प्रमुख सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक स्तरीकरण को देखने के कम से कम 3 तरीके हैं। पहले को प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। यह कहकर सामाजिक स्तरीकरण को समझाने की कोशिश करता है कि यह समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। पार्सन्स जैसे प्रकार्यवादियों के अनुसार एक समाज तब स्थिर रहता है जब लोग समान मूल्यों को साझा करते हैं। जो लोग इन मूल्यों का अच्छे से पालन करते हैं उन्हें अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे समाज में जो व्यक्तिगत उपलब्धि को महत्व देता है, एक सफल व्यावसायिक कार्यकारी को उच्च स्थान दिया जाता है। ऐसे समाज में जो बहादुरी को महत्व देता है, लड़ाई लड़ने वालों को उच्च स्थान दिया जाता है। प्रकार्यवादी सोचते हैं कि समाज में सामाजिक समूह सहयोग करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक विशिष्ट औद्योगिक समाज में कुछ लोग योजना बनाने में माहिर होते हैं और अन्य उनकी योजनाओं का पालन करते हैं। कुछ भूमिकाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए वे सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर होते हैं और अधिक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इससे शक्ति और प्रतिष्ठा में असमानता पैदा होती है। दूसरा दृष्टिकोण मार्क्सवादी है। यह प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से भिन्न है क्योंकि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे सामाजिक स्तरीकरण लोगों को एक साथ लाने के बजाय उन्हें विभाजित करता है। मार्क्सवादी सामाजिक स्तरीकरण को उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग का शोषण करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि यह इस पर आधारित है कि सामाजिक समूह उत्पादन की शक्तियों से कैसे संबंधित है। मार्क्सवादी समाज में 2 मुख्य समूह देखते हैं, एक जो उत्पादन को नियंत्रित करता है और दूसरों पर शासन करता है, और दूसरा जो शासक वर्ग के लिए काम करता है। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करती है। शासक वर्ग को उत्पादन शक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण से शक्ति मिलती है। यह शक्ति प्रमुख संस्थानों, मूल्यों और मान्यताओं को प्रभावित करती है। राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करती है। शासक वर्ग मजदूर वर्ग पर अत्याचार करता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से सामाजिक स्तरीकरण इन 2 समूहों के बीच शोषण और संघर्ष को जन्म देता है। मार्क्सवादी ढांचे में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। सबसे पहले वर्ग चेतना है, जिसका अर्थ है कि एक वर्ग के लोग श्रमिकों की तरह उत्पादन में अपनी भूमिका और मालिक वर्ग के साथ अपने संबंधों का एहसास करते हैं। इसमें यह समझना शामिल है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित हिस्सा नहीं मिलने के मामले में मालिक वर्ग द्वारा उनका कितना शोषण किया जा रहा है। समय के साथ श्रमिकों को पता चला कि शोषण को समाप्त करने का तरीका सामूहिक क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी मालिकों को उखाड़ फेंकना है। दूसरा वर्ग एकजुटता है, जो इस बारे में है कि कितने श्रमिक अपने आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। और तीसरा वर्ग संघर्ष है, जो वह संघर्ष है जो या तो तब होता है जब वर्ग चेतना पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है या जब श्रमिकों द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए एक सचेत सामूहिक प्रयास किया जाता है। तीसरा दृष्टिकोण वेबेरियन परिप्रेक्ष्य है, जो बताता है कि सामाजिक स्तरीकरण बाजार स्थितियों के साथ संरेखित वर्ग स्थितियों में निहित है। एक ही वर्ग की स्थिति में रहने वाले लोग भी समान जीवन संभावनाएं साझा करते हैं, जिससे एक अलग स्तर बनता है।
वेबर ने पूंजीवादी समाज में 4 समूहों की पहचान की: संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति रहित सफेदपोश श्रमिक, निम्न पूंजीपति वर्ग और हाथ से काम करने वाला श्रमिक वर्ग। जबकि वेबर स्तरीकरण के आर्थिक आयाम के महत्व पर मार्क्स से सहमत थे, उन्होंने अतिरिक्त कारकों के रूप में शक्ति और प्रतिष्ठा को जोड़ा। वेबर का मानना था कि स्थिति के अंतर से जीवन शैली में भिन्नता आती है। ट्यूमिन 1985-13 एक स्पष्ट व्याख्या प्रदान करता है: जीवन की संभावनाओं पर संपत्ति के अंतर के प्रभाव के विपरीत, वेबर के अनुसार स्थिति के अंतर के परिणामस्वरूप विविध जीवन शैली होती है, जो विभिन्न स्थिति समूहों की सामाजिक विशिष्टता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्थिति समूहों को लाभ होता है: सम्मान मुख्य रूप से दावे के माध्यम से, विशिष्ट पुरस्कारों का दावा करने और विशेष शिष्टाचार, व्यवहार शैलियों और सामाजिक रूप से विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से अपने दावों को व्यक्त करने के माध्यम से होता है। हालांकि स्थिति समूहों में आम तौर पर आधुनिक समाजों में कानूनी आधार की कमी होती है, लेकिन जब ये समूह आर्थिक सुरक्षा हासिल करके अपनी स्थिति स्थिर कर लेते हैं, तो संबंधित कानूनी विशेषाधिकार तेजी से विकसित होते हैं। शक्ति संक्षेप में, मार्क्स के समान, वेबर ने स्थिति समूहों के गठन में संपत्ति के अंतर के महत्व को स्वीकार किया, जो उनके बीच भेद और विशेषाधिकारों को भी परिभाषित करता है। मार्क्स के विपरीत, वेबर ने सामुदायिक भावनाओं के विकास और व्यवस्था के खिलाफ एक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरणा पर स्थिति समूहों के महत्व पर जोर दिया। वेबर ने राजनीतिक दलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो अक्सर वर्ग और स्थितियों दोनों द्वारा निर्धारित हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेबर के अनुसार वर्गों में आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण है, स्थिति समूहों में सम्मान महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों में शक्ति महत्वपूर्ण है। वेबर सामाजिक स्तरीकरण को 3 मुख्य कारकों के माध्यम से देखता है: वर्ग, स्थिति और शक्ति। बेटेली 1969-370 के अनुसार वेबर वर्ग और शक्ति को व्यापक श्रेणियों के रूप में देखता है। वर्ग बाजार में असमान अवसरों से उत्पन्न होता है, जबकि शक्ति समाज में मौजूद प्रभुत्व से आती है। दूसरी ओर, वेबर द्वारा स्थिति को एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में देखा जाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि पूंजीवादी पश्चिमी समाजों में भी सामाजिक सम्मान केवल धन या सत्ता पर कब्जा करने पर आधारित नहीं है। इसके बजाय यह केवल भौतिक हितों से नहीं, बल्कि मूल्यों से जुड़ा है। स्थिति सम्मान न केवल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से बल्कि किसी की जीवन शैली से भी प्रभावित होता है, जिसमें भौतिक, जैसे धन, और गैर भौतिक पहलू, जैसे साक्षरता या कलात्मक संवेदनाएं, दोनों शामिल होते हैं। आर्थिक लाभ स्थिति के लाभ पर हावी हो सकते हैं, खासकर औद्योगिक समाजों में जहां उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और व्यापक संचार चैनल होते हैं। समान शिक्षा लोगों की जीवन शैली के गैर भौतिक पहलुओं में अंतर को कम करती है। हालांकि बेटेल 1969 बताते हैं कि आर्थिक लाभ मूल रूप से स्थिति लाभ में परिवर्तित नहीं होते हैं। यह विभिन्न कारणों से है। एक विशिष्ट जीवन शैली अपनाने के लिए एक व्यक्ति को एक विशिष्ट सामाजिक परिवेश का हिस्सा होना चाहिए। अक्सर उस सामाजिक दायरे के भीतर के लोगों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो असमानता से जुड़े महत्व को रेखांकित करता है। 25.5 चर्चा। किंस्ले डेविस और विल्बर्ट मूर ने इन विषयों की खोज की कि सामाजिक स्तरीकरण क्यों आवश्यक है, किसी की सामाजिक रैंक निर्धारित करने वाले कारक, समाज की भूमिकाएं और एक स्तरीकृत प्रणाली के भीतर विविधताएं। उन्होंने बताया कि अधिकारों और विशेषाधिकारों का असमान वितरण, जो सामाजिक असमानता को जन्म देता है, व्यक्तियों को किसी विशेष पद से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने और अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान लाने वाले पदों के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। संक्षेप में, सामाजिक असमानता यह सुनिश्चित करती है
कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरी जाए। डेविस और मूर 1967-48 के अनुसार प्रत्येक समाज को अपनी सादगी या जटिलता की परवाह किए बिना प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों के आधार पर व्यक्तियों को अलग करना चाहिए, जिससे एक निश्चित स्तर की संस्थागत असमानता पैदा हो। सर्वोत्तम पुरस्कार और उच्चतम रैंक प्रदान करने वाले पद वे होते हैं जो समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण या प्रतिभा की मांग करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक समाज को उच्च रैंकिंग पदों के लिए पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सक्षम रूप से भरे हुए हैं। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि एक समाज में महत्वपूर्ण समझा जाने वाला पद दूसरे समाज में उतना महत्व नहीं रख सकता है। ट्यूमिन 1953 RPT.1967-53 ने निम्नलिखित अनुक्रमिक प्रस्तावों में डेविस और मूर के केंद्रीय तर्क को संक्षेप में प्रस्तुत किया। किसी भी समाज में कुछ पद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और उनके लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। किसी भी समाज में केवल सीमित संख्या में व्यक्तियों के पास ही प्रतिभा होती है जिसे इन पदों के लिए आवश्यक कौशल में विकसित किया जा सकता है। प्रतिभाओं को कौशल में विकसित करने के लिए प्रशिक्षण अवधि की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रशिक्षण ले रहे लोगों द्वारा बलिदान शामिल होता है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करने के लिए उनके भविष्य के पदों को दुर्लभ और वांछित पुरस्कारों तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इन पुरस्कारों में जीविका, आराम, हास्य, मनोरंजन, आत्मसम्मान और विस्तार से संबंधित अधिकार और विशेषाधिकार शामिल है। समाज के बुनियादी पुरस्कारों तक अलग-अलग पहुंच के कारण विभिन्न स्तरों द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा और सम्मान में अंतर होता है। नतीजतन दुर्लभ वस्तुओं के वितरण और प्राप्त प्रतिष्ठा और सम्मान की मात्रा में सामाजिक असमानता किसी भी समाज में कार्यात्मक रूप से आवश्यक और अपरिहार्य है। ट्यूमिन का सुझाव है कि प्रारंभ में कुछ भूमिकाओं को उनके कार्यों के आधार पर दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी कारखाने में विशेष कौशल के कारण अकुशल श्रमिकों की तुलना में इंजीनियरों को अधिक महत्वपूर्ण मानना अन्यायपूर्ण है। कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक कारखाने के संचालन में अपरिहार्य योगदान देते हैं। कौशल का कथित महत्व और प्रतिस्थापन क्षमता उन लोगों की सौदेबाजी की शक्ति पर निर्भर करती है जो प्रचलित रेटिंग प्रणाली से प्रभावित होते हैं। प्रेरणा बहुआयामी है, पुरस्कार और प्रलोभन समीकरण का केवल एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त जब तक अत्यधिक परिस्थितियां न हो, सेवाओं को शायद ही कभी वापस लेने का एक मानदंड नैतिक रूप से पूर्ण माना जा सकता है। ऐसे परिदृश्य में डेविस और मूर के सापेक्ष कार्यक्षमता के विचार में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता होगी। ट्यूमिन प्रतिभा की सीमा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सीमित संख्या के बारे में दूसरे प्रस्ताव को चुनौती देता है। उनका तर्क है कि किसी भी समाज के पास अपने भीतर की प्रतिभा का सटीक आकलन करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है। उनका तर्क है कि कठोर स्तरीकृत समाज सदस्यों की प्रतिभा की खोज में बाधा डालते हैं। स्थिर स्तरीकरण वाली प्रणालियां उपलब्ध प्रतिभा सीमा की खोज में बाधा डालती हैं, विशेषकर जहां प्रतिभा की खोज मूल पीढ़ी के संसाधनों पर निर्भर करती है। यदि अलग-अलग पुरस्कार और अवसर सामाजिक रूप से विरासत में मिले हैं, तो आने वाली पीढ़ियों में प्रतिभाओं को उजागर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रेरणा पिछली पीढ़ी में पुरस्कारों के वितरण से जुड़ी हुई है, जो दर्शाता है कि पिछली पीढ़ी में असमान पुरस्कार वितरण के कारण असमान प्रेरणा उत्पन्न होती है। विशेषाधिकार प्राप्त पदों तक पहुंच समाज में अभिजात वर्ग द्वारा बाधित है। तीसरे प्रस्ताव में डेविस और मूर बलिदान के बारे में बात करते हैं, जिसकी ट्यूमिन कमजोर तथ्यात्मक समर्थन के साथ एक खराब सोची समझी अवधारणा के रूप में आलोचना करते हैं। ट्यूमिन इस विचार को चुनौती देते हैं
कि प्रतिभाशाली लोगों का प्रशिक्षण के दौरान त्याग करना हमेशा सत्य होता है। कभी कभी समाज प्रशिक्षण की लागत वहन करता है, जिससे कुशल पदों को भरने पर अलग अलग पुरस्कारों की आवश्यकता अनावश्यक हो जाती है। ट्यूमेन का तर्क है कि भले ही प्रशिक्षण का त्याग किया जाता है और प्रतिभा दुर्लभ है, डेविस और मूर का पुरस्कारों तक अलग अलग पहुंच का सुझाव देने वाला चौथा प्रस्ताव मान्य नहीं है। प्रतिभा को आकर्षित करने के सबसे प्रभावी तरीके के रूप में दुर्लभ पुरस्कार आवंटित करना संदिग्ध है। काम में खुशी, काम से संतुष्टि, सामाजिक कर्तव्य या सेवा जैसे कारक भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्तियों को प्रेरित कर सकते हैं, जिन्हें डेविस और मूर ने नजरअंदाज कर दिया। प्रस्ताव 5 और 6 में डेविस और मूर पुरस्कारों को जीविका और आराम, हास्य और मनोरंजन और आत्मसम्मान और अहंकार विस्तार में वर्गीकृत करते हैं। वे प्रतिष्ठा और सम्मान को सामाजिक असमानता से जोड़ते हैं। ट्यूमेन इन पुरस्कारों के समान आवंटन पर सवाल उठाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि स्तरीकरण प्रणाली के लिए एक प्रकार पर जोर देना अधिक प्रभावी हो सकता है। उनका तर्क है कि यह निर्धारित करना कठिन है कि एक या तीनों प्रकार के पुरस्कार व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि समाज संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न पुरस्कारों को प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त ट्यूमेन का कहना है कि अनुरूपवादियों और विचलनकर्ताओं के बीच प्रतिष्ठा का अंतर वयस्कों से बने मानक क्रम के भीतर काम करने वाले स्तरों के बीच अंतर के बराबर नहीं है। डेविस और मूर का 7वां प्रस्ताव दुर्लभ और वांछित वस्तुओं, प्रतिष्ठा और सम्मान के संदर्भ में विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक असमानता से संबंधित है। ट्यूमेन के अनुसार अगर हर कोई अलग अलग शक्ति और संपत्ति को अलग अलग जिम्मेदारियों के आनुपातिक के रूप में देखता है और अगर इन्हें सांस्कृतिक रूप से पुरस्कार के बजाय संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो प्रतिष्ठा और सम्मान में अंतर की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉक्स 25.2 में स्तरीकरण की समस्याओं पर चर्चा की गई है, जैसा कि 1967 में ट्यूमेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। प्रेरणा, भर्ती चैनलों और प्रशिक्षण केंद्रों तक असमान पहुंच के कारण सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली किसी समाज में प्रतिभा की पूरी श्रृंखला की खोज को सीमित कर देती है। प्रतिभा पूल को सीमित करके स्तरीकरण प्रणाली अवसर की अधिक समानता वाली स्थितियों की तुलना में समाज के उत्पादक संसाधनों के संभावित विस्तार को प्रतिबंधित करती है। स्तरीकरण प्रणालियां समाज में रूढ़िवादी प्रभावों के रूप में कार्य करते हुए मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को उचित ठहराने वाली विचारधारा को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विशिष्ट राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है। ये प्रणालियां अनुकूल आत्मछवियों को असमान रूप से वितरित करती हैं, जिससे सकारात्मक आत्मछवियों से जुड़ी रचनात्मक क्षमता का विकास सीमित हो जाता है। यदि सामाजिक पुरस्कार असमानताओं को कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है, तो स्तरीकरण प्रणाली विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, संदेह और अविश्वास को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक एकीकरण में बाधा आती है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में महत्वपूर्ण सदस्यता की भावना को असमान रूप से वितरित करता है, जिससे प्रतिष्ठा की सीढ़ी पर व्यक्ति का स्थान प्रभावित होता है। भागीदारी और उदासीनता महत्वपूर्ण सदस्यता की भावना पर निर्भर करती है, इसलिए स्तरीकरण प्रणालियां जनसंख्या में निष्ठा को असमान रूप से वितरित करती है। इसी प्रकार भाग लेने की प्रेरणा समाज में महत्वपूर्ण सदस्यता की भावना के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण द्वारा असमान रूप से वितरित की जाती है। डेविस का तर्क है कि ट्यूमेन का लक्ष्य स्तरीकृत असमानता के व्यापक अस्तित्व की व्याख्या किए बिना संस्थागत असमानता के विचार को खत्म करना है। डेविस और मूर यह समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि स्तरीकरण क्यों मौजूद है, जबकि ट्यूमेन का तर्क है कि इसका अस्तित्व जरूरी नहीं है। वे विभिन्न मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं। डेविस का दावा है कि ट्यूमेन की आलोचना अमूर्त तर्क और अनुभवजन्य सामान्यीकरण के बीच भ्रमित है।
डेविस उच्च स्तर की अमूर्तता के साथ सामाजिक प्रणालियों की एक सामान्य संपत्ति के रूप में स्तरीकृत असमानता की चिंता पर जोर देकर अपनी स्थिति का बचाव करते हैं। डेविस के अनुसार ट्यूमिन की आलोचना उनके द्वारा उठाए गए सवालों को संबोधित करने वाले अन्य प्रकाशनों को नजरअंदाज करती है। डेविस का दावा है कि ट्यूमिन की डेविस और मूर सिद्धांत की समझ और प्रस्तुति अपर्याप्त है, जिससे ट्यूमिन की स्तरीकरण की अवधारणा में असंगतता पैदा हो गई है। मूर का यह भी कहना है कि ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, जिसके कारण ट्यूमिन ने गलती से अंतर पुरस्कारों को अवसर की असमानता के बराबर मान लिया है। ट्यूमिन 1953, आरपीटी 1967-63 विभिन्न आधारों पर अपने रुख का बचाव करते हैं, जिसे संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया गया है: निश्चित रूप से किसी भी जटिल संस्थागत व्यवस्था को उनके साधन में मिश्रित किए जाने की संभावना है। इस मिश्रण को पहचानना और अवांछनीय पहलुओं के प्रति संवेदनशील होना व्यक्तियों को प्रेरित करता है। उद्देश्यपूर्ण सामाजिक सुधार में संलग्न रहें। बदले में सामाजिक वैज्ञानिक पारंपरिक रूप से संभावित सामाजिक व्यवस्थाओं और मानव समाज के लिए उनके परिणामों के बारे में चिंतित रहते हैं। गहराई से जांच करने के बाद कि क्या कोई दी गई व्यवस्था अपरिहार्य है और यह पता लगाने के बाद कि यह अपरिहार्य नहीं है, इस सीमा की खोज करना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह की खोज तब बढ़ जाती है जब यह पता चलता है कि टालने योग्य व्यवस्था संभवतः बताए गए अंत तक अन्य संभावित साधनों की तुलना में कम कुशल है। यह इस आगे की जांच की ओर था कि मैंने अपनी मूल टिप्पणियों को निर्देशित किया। 25.6 योग्यता तंत्र का उदय। माइकल यंग एक ऐसे भावी ब्रिटिश समाज की कल्पना करते हैं जहां सभी सदस्यों को अपनी सामाजिक भूमिकाएं निर्धारित करते हुए अपनी प्रतिभा को साकार करने के समान अवसर मिले। इस परिदृश्य में सबसे सक्षम व्यक्ति समाज में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे और सामाजिक स्थिति योग्यता के अनुरूप होगी। भूमिका आवंटन की इस प्रणाली को योग्यता तंत्र के रूप में जाना जाने लगा। यंग 1961 इस बात पर जोर देते हैं कि समाज में योग्यता तंत्र स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय है। जो लोग योग्यता के आधार पर ऊंचे पदों पर हैं, वे निचले पदों पर बैठे लोगों के साथ हेय दृष्टि से व्यवहार करेंगे और उन्हें हीन मानेंगे। यह व्यवहार इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होते हैं, आत्मसंदेह से रहित होते हैं और अपने अहंकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं रखते हैं। हरलाम बोस 1980-37 यंग के तर्क की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योग्यता तंत्र में ऊपरी तबके के सदस्य अपने पदों के हकदार हैं, उनके विशेषाधिकार योग्यता पर आधारित होते हैं। अतीत में उनमें कुछ हद तक आत्मसंदेह था क्योंकि कई लोगों को एहसास हुआ कि उन पर एहसान है योग्यता के अलावा अन्य कारकों के लिए उनकी स्थिति। चूंकि वे निचले तबके के सदस्यों में बुद्धि और ज्ञान को पहचान सकते थे, उन्होंने इस बात की सराहना की कि उनके सामाजिक रूप से निम्न वर्ग कम से कम कुछ मामलों में उनके बराबर थे। परिणामस्वरूप वे निचले आदेशों के साथ कुछ सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे। हालांकि योग्यता तंत्र इस बात की पुष्टि करता है कि निचले पायदान के लोग स्वाभाविक रूप से हीन हैं, जिससे तिरस्कार और अहंकार पैदा होता है। निचले तबके के लोग इस व्यवहार से नाराज हो सकते हैं, जिससे सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक और शेष समाज के बीच संघर्ष और तनाव पैदा हो सकता है। नतीजतन निचले तबके के लोग बहुत हतोत्साहित हो जाएंगे और अपनी स्थिति के लिए सफलता के अवसर की कमी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। उन्हें जन्म, प्रभाव, धन और शक्ति के संदर्भ में दूसरों की सफलता की व्याख्या करने में भी कठिनाई होगी, जिसके परिणामस्वरूप आत्मसम्मान और आंतरिक जीवन शक्ति की हानि होगी। 25.7 निष्कर्ष। इस खंड में
हमने समाजों और सामाजिक संबंधों के व्यापक संदर्भ में अंतर और असमानता के विचारों पर गहराई से चर्चा की है। हमने उन कारकों की पहचान की है जो असमानता में योगदान करते हैं और प्राकृतिक और सामाजिक असमानता के बीच अंतर किया है। सेहलिन्स 1969 ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए 3 प्रमुख मानदंडों की रूपरेखा तैयार की है: आर्थिक, संबंधित विशेषाधिकारों के साथ उत्पादन, वितरण और उपभोग पर नियंत्रण के स्तर से संबंधित, सामाजिक, राजनीतिक, पारस्परिक मामलों का प्रबंधन करने और दंड लागू करने के लिए शक्ति और अधिकार शामिल है। गलत काम के लिए और औपचारिक, अलौकिक और विशिष्ट अनुष्ठान व्यवहार तक पहुंच के संबंध में। सामाजिक स्तरीकरण की सीमा विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होती है। सरल समाज जटिल समाजों की तुलना में कम स्तरीकरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक मानदंडों द्वारा विभेदित कई सामाजिक वर्ग, रैंक और समूह शामिल होते हैं। हालांकि सभी समाज कुछ हद तक स्तरीकरण का अनुभव करते हैं। समतावादी समाज की अवधारणा, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त है, ज्यादातर सैद्धांतिक है, क्योंकि सभी समाज स्वाभाविक रूप से कुछ व्यक्तियों की स्थिति और विशेषाधिकारों में अंतर पेश करते हैं। परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता समाज और समाजशास्त्रीय विमर्श दोनों में प्रासंगिक बनी हुई है।